कश्मीर सीरीज के समरी एपिसोड में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमने अपने जर्नी की शुरुआत इसी श्रीनगर एयरपोर्ट से किया था और इसी डल झील के रास्ते हम अपने होटल में गए थे। और एक चीज़ मैं ख़ास बताऊं कि हमने 5 रात और 6 दिन का पैकेज शाइनिंग स्टार हॉलीडे से लिया था, जिसका शुल्क हमें 27,700 2 लोगों के लिए देना पड़ा था। और इसमें सारी फैसिलिटी उनकी थी। जहाँ जहाँ हमें अलग से खर्च करना पड़ा वो इस टूर का एक माइनस पॉइंट है। तो उस माइनस पॉइंट पर हम ज़रूर चर्चा भी करेंगे, चिंतन भी करेंगे और अपनी सरकार से गुजारिश भी करेंगे कि वहाँ पर हमारी व्यथा को दूर करने का प्रयास करें। तो प्रथम दिन के शुरुआत में हमने जो है रूप भवानी, वहाँ बहुत पुराने एक संत रही हैं, ये उनका मंदिर है। ये परी महल और चश्मा शाही के बीच में पड़ेगा। तो जब कभी परी महल जाएं तो या चश्मा शाही जाएं तो ये मंदिर जरूर देखिएगा। आने वाले समय में भव्य मंदिर बनकर ये तैयार होगा। इस समय हम चश्मा शाही में आपका स्वागत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रथम दिन के कुछ विशेष स्पॉट आपको झलकी के रूप में दिखा रहे हैं। और इसके झलकी को देखते देखते आप ये जान जाएंगे कि प्रथम दिन में हमें क्या क्या देखना है। यदि आपके पास समय है तो पहले दिन खूब जी भर के श्रीनगर के गार्डन्स और यहाँ के महल्स और डल झील में पैदल चलना, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। परी महल, चश्मा शाही, निषाद गार्डन, शालीमार बाग, शंकराचार्य मंदिर। शंकराचार्य मंदिर 300 सीढ़ियों वाला डल झील से एक ऊंचाई पर एक पर्वत है। उसी पर्वत पर शंकराचार्य जी का मंदिर है। शंकराचार्य जी ने वहाँ वर्षों तक तपस्या किया, इस वजह से इस पहाड़ी का नाम शंकराचार्य पहाड़ी पड़ गया। और यहाँ पर निगिन लेक, हजरत बल, बोटेनिकल गार्डन, इस तरह के और भी ढेरों स्पॉट हैं। तो आप ज़रूर इन सब स्पॉट को पहले दिन ज़रूर पूरा कर लीजिए। क्योंकि हमारा पैकेज था इसलिए हमने लोकल साधन नहीं लिया था, लेकिन आप इन सब जगहों पर जाने के लिए लोकल साधन का प्रयोग कर सकते हैं। और लोकल साधन पूरे श्रीनगर में ऑटो, कार और पर हेड वाला भी साधन आपको यहाँ सुलभ है। और साथ ही साथ डबल डेकर बस भी पूरे डल झील में चलती रहती है। तो डबल डेकर बस भी आप देख सकते हैं। डे टूर में हम सोनमर्ग गए थे। सोनमर्ग में जिप लाइन, फिश पॉइंट और 0 पॉइंट ये हमने वहाँ देखा था। और इसका माइनस पॉइंट भी हम आगे अभी जिक्र करेंगे। तो ये सोनमर्ग लगभग 95 किलोमीटर है। और सोनमर्ग जाने के लिए आप लोकल साधन ले सकते हैं। श्रीनगर से एक जगह है कंगन, और कंगन से सोनमर्ग दूसरे ट्रिप में आप सुमो से पहुंच सकते हैं। थाजीवास ग्लेशियर भी वहां पर पोनी से आप जा सकते हैं। फिलहाल जब हम गए तो हमारे पास समय नहीं बचा था, इसलिए थाजीवास हमने ड्रॉप कर दिया था। अब हम तीसरे दिन गुलमर्ग पहुंचे। गुलमर्ग में गोंडोला फेज 1 और फेज 2 हमने देखा। और साथ ही साथ बूटा पथरी, जो गुलमर्ग से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर है, उसका भी प्लस और माइनस दोनों हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो बूटा पथरी, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ भी दिख रहा है कि ये केवल गुलमर्ग से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारा चौथे दिन का टूर पहलगाम के लिए था। पहलगाम में जाने के बाद आरू वैली, चंदनबाड़ी और बेताब वैली, ये तीनों हमने पहले दिन कवर किया। और दूसरे दिन चलते चलते हमने बैसरन मिनी स्विट्जरलैंड कंप्लीट किया। और 5वें दिन जब 12 बजे के बाद हम वहाँ से चले हैं और हम फिर सीधे डल झील में शिकारा राइड किया हमने। और शिकारा राइड करने के बाद हम हाउस बोट पर भी रात्रि विश्राम किए। और रात्रि विश्राम के बाद फिर अगले दिन सुबह हम हाउस बोट से वापस घाट नंबर 14 पर आकर और फिर श्रीनगर एयरपोर्ट में अपनी यात्रा को समाप्त कर दिए। तो ये इतनी सी समरी बहुत शॉर्ट में रही है। अब हम बहुत सारी ऐसी बातें हमें करनी है। पैकेज टूर में हमारे पास 4 व्हीलर कार थी, जिससे हम अपनी यात्रा हर जगह करते रहे। लेकिन
एक एक जगह की माइनस बातें अब हम आपसे करने जा रहे हैं। माइनस बातें वो हैं जिनमें हमें लगा कि वहाँ पर ये फेयर काफ़ी कम होना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने अपनी मेजॉरिटी बना के, यूनियन बना के, या श्रीनगर वाले जो हमारे पैकेज टूर के कार वाले हैं उनको इस तरह से प्रेशराइज कर दिए हैं कि वो आगे उन्हीं के साधन से जाने मिलेगा और वो कार एक जगह पर किसी पार्किंग प्लेस पर वो स्टे करा देते हैं उसका। तो ये सामने अभी निगिन लेक आप देख रहे हैं। तो फिलहाल आप श्रीनगर के सितारों का, तो सितारे ही कहेंगे कि सितारे जमी पे, तो श्रीनगर के इन वादियों का आप आनंद लीजिए और हम एक एक चीज़ जो माइनस पॉइंट मेरे साथ बीता या जो मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ गलत हो रहा है, तो शुरुआत कहाँ से करें। चलिए, श्रीनगर से सोनमर्ग वाले रास्ते पर हमारी पैकेज वाली कार गई और लगभग 2.5 घंटे के अंतराल के बाद हम सोनमर्ग बस स्टैंड तक पहुंच गए, जहां पे हमारे पैकेज वाले ड्राइवर ने कहा कि मेरी सीमा यहीं पर समाप्त होती है। अब आगे अगर आपको सोनमर्ग घूमना है तो यहाँ पर इस बस स्टैंड में इनकी यूनियन है, इनके यूनियन से आप जी भर के बार्गेनिंग कीजिए, नेगोशिएशन करिए और जैसे भी करके आप यहाँ के जो भी स्पॉट हैं आप उसको घूमिए या उसको घूम सकते हैं। तो 2 स्पॉट यहाँ 2 साइड में है। एक स्पॉट घोड़े से कवर होता है जिसको थाजीवास बोलते हैं। घोड़े वाले तो चलो ठीक है, वो घोड़ा भी होता है, एक आदमी भी साथ में जाता है, पैदल चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो चलो उनको भी हम नेगोशिएट करके आप चाहेंगे तो 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक एक पोनी आपको थाजीवास ग्लेशियर तक ले जाने और ले आने के लिए सुलभ हो जाएगा। अब नेगोशिएशन आप कितना कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। यहाँ पर भी मुझे प्लस लगा, लेकिन अब आइए माइनस बताता हूँ। माइनस ये है कि बस स्टैंड पर यदि आप अपनी कार से 2 लोगों से गए हैं तो वो 2 लोगों के लिए ही पूरी गाड़ी देगा। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। ये नहीं कि 2 लोग हैं और उनमें जगह 7 की है तो शेयरिंग करके वो बैठा ले, तो शेयरिंग करके नहीं बैठाएगा आपको। वो बोलेगा आप 2 लोग आए हो तो 2 लोगों के लिए पूरी गाड़ी मिलेगी आपको, और उस गाड़ी की कीमत बताएगा वो 10,000 रुपये। अब कितना बोलोगे आप। बस स्टैंड सोनमर्ग से 0 पॉइंट, फिश पॉइंट और जिप लाइन पॉइंट रास्ते में पड़ता है, तो 0 पॉइंट तक की दूरी 35 किलोमीटर है, जिसको जोजिला पास भी बोलते हैं। तो 0 पॉइंट एंड बैक लगभग 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर का किराया कितना होना चाहिए। यही नहीं, आपको जो ये पैकेज वाले गाड़ियां हैं इनको बस स्टैंड पे ये बिल्कुल पार्क करा देते हैं। आप वहाँ से हिलने नहीं पाएंगे, आपके ड्राइवर और गाड़ी आपकी। और आप अगर जाना है तो पैदल जाइए, पैदल कैसे जाएंगे, 35 किलोमीटर जा पाना संभव नहीं है। थाजीवास चलो आप घोड़े से कर लेंगे, घोड़े वाले फिर भी जेन्युइन है उनका, 700 से लेके 1000 तक। लेकिन जब आप 0 पॉइंट की बात कर रहे हैं हम आप, तो 0 पॉइंट जाने के लिए अंततोगत्वा 10,000 से करते कराते हम 4,000 पे आए। हम कहा भाई 4,000 ही मैं दूंगा। तो वो बोलता है कि कोई भी अगर 4,000 में गया होगा तो मैं फ्री में ले जाऊंगा। तो हमको कोई बात नहीं, चलो बैठो, जो मिनिमम होगा मैं बता दूंगा। मैं वहाँ गया और कई लोगों से मैं पूछता रहा कि भाई कितने में आए, कितने में आए। फिर एक सज्जन मुझे मिले जिन्होंने बताया कि मैं 4,500 में आया हूँ। उनका मैंने फ़ोन नंबर ले लिया। फिर जब मैं लौट के आया तो फिर वही झंझट शुरू हो गया कि नहीं हम तो जो है 8,000 लेंगे। हम कहा सुनो, 1 पैसा नहीं दूंगा। आपने कहा था कि यदि 4,000 या उससे थोड़ा बहुत इधर उधर भी कोई जाता है तो मैं फ्री में ले जाऊंगा। तो मैं फ्री हो गया मेरा। वो आपसे मीठी मीठी खूब बोलेंगे, लेकिन अंततोगत्वा फिर क्योंकि 4,500 मिनिमम हमें कई लोगों ने बताया कि 4,500 तक ठीक है। कुल मिला के फिर आखिरकार मुझे 5,000 वहाँ देने पड़े। 70 किलोमीटर यात्रा के लिए 5,000 मुझे वहाँ देने पड़े। दिस इज ए माइनस पॉइंट ऑफ सोनमर्ग। 5,000 बहुत ज़्यादा है। हार्डली ये
1500 से लेके 2000 के बीच में होनी चाहिए फुल गाड़ी के लिए। 70 किलोमीटर के लिए 5000 बहुत ज़्यादा है। तो चलिए, ये रहा एक माइनस पॉइंट सोनमर्ग का। सोनमर्ग में इस यूनियन से छुटकारा पाने के लिए एक रास्ता मैं आपको बताता हूँ। आप अपनी गाड़ी ये बोलिए कि मुझे ले जाना है, और ले जाने के लिए एक पास बनता है। उस पास की कीमत होती है मात्र 700 रुपये। अब आपकी ये गाड़ी जो है, क्योंकि ये 0 पॉइंट ले जाने वाले रास्ते में पड़ता है, तो ये गाड़ी आपकी ले जाने के लिए तैयार है। अब अंतर क्या है कि लेह के रास्ते में जहाँ से सोनमर्ग का 0 पॉइंट दिखता है, मुश्किल से 200 मीटर है। उस रोड पर गाड़ी खड़ी करिए, अंदर मत ले जाइए उसको, और गाड़ी वहीं रोकिए और आप 0 पॉइंट घूमकर फिर वापस अपनी गाड़ी ले लीजिए और वापस आ जाइए। क्योंकि 700 रुपये का परमिट आपका ले जाने के लिए श्रीनगर से बनेगा, तो वो परमिट बनवा लीजिए और आप झंझट से बरी हो जाएंगे और इनके नेगोशिएशन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक छोटा सा उपचार भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो 700 रुपये का परमिट ले जाने के लिए बनवा कर तब पैकेज वाले को पहले से ही तय कर लीजिए कि मैं ले जाने के लिए परमिट का जो खर्चा आएगा मैं दे दूंगा, आप उसका परमिट बनवा लीजिए। अब आइए, सोनमर्ग से आपको गुलमर्ग लिए चलते हैं। गुलमर्ग में भी कहानी बिल्कुल इसी तरह है। गुलमर्ग का जो पार्किंग प्लेस है वो गोंडोला राइड से लगभग 700 मीटर पहले है, और आपकी गाड़ी वहीं पार्किंग स्थल पर पार्क करा देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आगे आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, आप हमारा लोकल गाड़ी लीजिए, घोड़ा लीजिए, आप गोंडाला तक जाइए और गोंडाला राइड करके फिर घोड़े से वापस आइए। अब मैं उसका रेट भी आपको बताता हूँ। घोड़े वाले नेगोशिएबल है, कार का भी नेगोशिएबल है, लेकिन दोनों लोगों की यूनियन इतनी तगड़ी है, आपको 5000 से शुरू करेंगे 700 मीटर के लिए। अब आप कितना नेगोशिएट करते हो आपके ऊपर है। फिलहाल अगर आप पैदल चल सकते हो तो सामने गोंडोला का दिखाई देता रहता है। 700 मीटर पैदल चलना और प्लेन एरिया है, आप बड़े आराम से 700 मीटर पैदल चल लीजिए और इस नेगोशिएशन से छुटकारा पा लीजिए। अब आप गोंडोला राइड करिए। गोंडोला राइड के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग जरूर करा लीजिएगा या कर लीजिएगा, अदरवाइज वहां जाने पर यदि स्लॉट उपलब्ध नहीं रहेगा तो आपको गोंडोला राइड करने को नहीं मिलेगा। एक दूसरा माइनस पॉइंट ये भी है, वो मैं बता देता हूँ। चलिए, गोंडोला राइड हमने कर लिया। अब वहाँ से एक जगह है बूटा पथरी, हमारी सीरीज सारी इसके अंदर है, और बूटा पथरी भी आप वहाँ पर जाइए, बहुत अच्छा स्पॉट है। बूटा पथरी की दूरी मात्र 8 किलोमीटर है। अब इस 8 दूनी 16 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए हार्डी 1 से 1.5 घंटे लगते हैं। आपको बूटा पथरी स्पॉट पे ले जाएंगे, रास्ते में नागिन 1 और नागिन 2 2 विलेज पड़ेगा और एक खंग लेक पड़ेगा, वो रास्ते में ही है। तो ये 2-3 स्पॉट आप बड़े आराम से देखकर वापस आ सकते हैं। लेकिन अब 8 किलोमीटर के लिए आपसे मांगा कितना जाएगा? टूरिस्ट कम होंगे तो आपसे 3000 मांगेंगे, और टूरिस्ट ज़्यादा होंगे तो इसी 16 किलोमीटर दूरी के लिए आपसे 10,000 से स्टार्ट होगा यहाँ भी। अब आप सोचोगे कि कितनी दूर है, मात्र 8 किलोमीटर है और प्लेन एरिया में है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ी एरिया है, घूमने आए हैं तो पैदल अवॉइड करिए और नेगोशिएट करिए। हमने नेगोशिएशन किया, हमसे 3000 मांगा। हमने कहा भाई देखो 8 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर का 1000 रुपया मैं दूंगा, क्योंकि 1000 भी बहुत ज़्यादा है। आपको लेना है तो लो और अदरवाइज कैंसिल करो। करते कराते आखिरकार नेगोशिएशन 1500 में पूरा हुआ। चलो भाई, ये तो ठीक है। अब एक बात और बताऊं कि मैं बूटा पथरी होके आ गया और 1500 रुपया मैंने उनको पे कर दिया। लेकिन पार्किंग प्लेस से गोंडोला राइड के बारे में मैं आपको एक चीज़ खास बताता हूँ कि भले आप गुलमर्ग में न रुकें, आप अपने पैकेज वाले से या अपने ड्राइवर से या वहीं किसी से एक रिक्वेस्ट कर लीजिए कि भैया गुलमर्ग में नाइट स्टे का एक हमें किसी भी होटल से एक लिखित प्रमाण पत्र दे दीजिए। हमारे ड्राइवर ने ऐसा प्रमाण पत्र हमें उपलब्ध करा दिया था और हम
वहीं पार्किंग स्थल पर बोले कि भाई हमारा रात का होटल बुक है, हम अपने पहले होटल में जाएंगे फिर हम घूमेंगे। तो होटल के नाम पे हमें वहाँ पार्किंग प्लेस पर फिर नहीं रोका गया और फिर हम अंदर आ गए और हमारी गाड़ी गोंडोला तक गई। और गोंडोला के बाद फिर चूँकि अब बूटा पथरी एक चेकिंग प्लेस है और वहाँ से आगे उन्हीं की गाड़ी जाएगी, तो इस वजह से उनकी गाड़ी हमें करनी पड़ी। तो ये गोंडोला राइड के बाद बूटा पथरी अगर आपको जाना है तो उनकी गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी। और एक प्लस पॉइंट हमने आपको बता दिया कि गुलमर्ग यदि ना रात में रुकने का आपके पास परमिशन है तो वो पार्किंग स्थल पे आपकी गाड़ी फिर नहीं रोकेंगे और वो गाड़ी आपकी गोंडोला प्लेस तक आ जाएगी। और वहाँ से अगर आप वाकई में अगर गुलमर्ग रुकने के पॉइंट से आ रहे हैं तो बेशक रुकिएगा। और हम समझते हैं कि नाइट स्टे श्रीनगर में ना करके एक रात गुलमर्ग में रुक ही लिया जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो आप अपने पैकेज में गुलमर्ग नाइट स्टे ज़रूर लीजिए, ये भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट करने से ये होगा कि आपको कहीं रोका नहीं जाएगा और आप वही पूरा पैकेज वाली कार आपको आपके होटल तक भी ले जाएगी और वहाँ का लोकल साइट सीन भी आपको घुमा देगी और गोंडोला राइड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ तक भी ले जाएगी। तो ये दूसरा माइनस पॉइंट है आपका। तो चलिए, गुलमर्ग के आपके दोनों माइनस पॉइंट और इसके प्लस और इसका उपचार भी मैंने आपको बता दिया। अब आइए पहलगाम। पहलगाम भी पूरे कश्मीर में किसी से कम नहीं है। फिलहाल यहाँ पर तो हमारी नहीं चल पाई और हमारा जो पैकेज में होटल बुक था वो पहलगाम से 13 किलोमीटर पहले एक राफ्टिंग पॉइंट पड़ता है। राफ्टिंग पॉइंट के आसपास 400-500 होटल्स हैं। उन्हीं होटलों में एक होटल था मून व्यू, उसमें मेरा नाइट स्टे था। तो हम अपने होटल में आ गए और सीनिक व्यू बहुत अच्छा था इस होटल का। लेकिन अब वो सवाल वही पैदा होता है कि यूनियन बना हुआ है यहाँ पर आरू वैली, चंदनवाड़ी और बेताब वैली, ये 3 आइटम के लिए मेरे से 3000 रुपये लिए गए और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था सिर्फ ये 3000 देने के लिए। अब दूरी मैं बताता हूँ। इस जगह से करीब 22 किलोमीटर चंदनवाड़ी, बेताब वैली चंदनवाड़ी के रास्ते में पड़ता है। तो कुल मिला के 22 किलोमीटर एक साइड चंदनवाड़ी तक रन करेंगे और वहाँ से लगभग उतरेंगे तो बेताब वैली लगभग 3 या 4 किलोमीटर और फिर 3 ही 4 किलोमीटर और नीचे उतरेंगे। उसके बाद वहाँ से आरू वैली 13 किलोमीटर, कुल मिला के 22, 8, 30 और 13 दूनी 26, कुल 46 किलोमीटर। 46 किलोमीटर की यात्रा के लिए वहाँ पर यूनियन बना हुआ है, वो उससे कुछ भी 1 रुपया कम नहीं करेंगे। तो कुल मिला के हमें 3000 रुपये यहाँ देने पड़े। लेकिन एक रास्ता यहाँ पे मैं फिर आपको बताता हूँ। आप कहीं भी रुकें, राफ्टिंग स्थल पर भी रुकें, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से 13 किलोमीटर पहलगाम टाउन है। आप लोकल साधन ले लीजिए, वो करीब 20 मिनट में पहलगाम टाउन पहुँचा देगा। पहलगाम टाउन से चंदनवाड़ी जाते समय आप लोकल साधन सूमो से जा सकते हैं। सूमो का रेट 30 रुपया है। 30 रुपया चंदनवाड़ी और वापसी में अगर आते हैं तो 20 रुपया में आरू वैली और 20 ही रुपये में फिर वापस आएगा तो वो पहलगाम फिर वापस आ जाएगा। और पहलगाम से 40 रुपये आरू वैली, तो आरू वैली भी 40 दूनी 80 रुपये और 30 दूनी 60 और 10 70, कुल मिला के 150 रुपये में ये आप जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो बेशक आप गाड़ी न करके सूमो से जाइए जिसमें पर हेड गाँव वाले जाते हैं। और हमको ये किसी ने बताया कि भाई आप क्यों 3000 दे रहे हैं, आप ऐसे से चले जाइए, अगर समय है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप प्रॉपर वे में पहलगाम 2 दिन और 2 रात रुकने के पॉइंट से आइए और आराम से धीरे धीरे घूमते रहिए। चलिए अब हम आते हैं बैसरन के लिए। बैसरन यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड है। यहाँ पर भी घोड़े वाले इतना ज़बरदस्त नेगोशिएशन करते हैं कि क्या बताऊँ मैं। बैसरन जाने के लिए लगभग ये दूरी 4.5 किलोमीटर के आसपास है, इसका मतलब 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर आने जाने के लिए हमसे 8000 रुपये मांगा गया। हमने कहा मैं जाऊँगा ही नहीं। फिर वो लोग सोचे कि लगता है कि नहीं जाएगा,
तो उन्होंने कहा अच्छा कितना देंगे। मैं कहा कितना नहीं, मैं केवल 2000 रुपये दूंगा और इससे अधिक नहीं देने वाला। करते कराते आखिरकार फिर मुझे 3000 रुपये में 2 पोनी मिला, जो आना और जाना। तो चलो हमने कहा भाई ठीक है, हर जगह तो मैं पेमेंट करते ही रहा, चलो ये भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी हमने कर ही लिया। लेकिन वाकई में बैसरन मिनी स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर प्लेस है और आप ज़रूर करिएगा। एक रेट मैंने आपको बता दिया है, नेगोशिएट ज़रूर करिएगा, बिना नेगोशिएशन के गुजारा यहाँ पर नहीं है। कश्मीर के बारे में कहा गया है कश्मीर इज़ ए वैली ऑफ कैश मोर, यानी कि आपसे कितना भी कैश ले लिया जाएगा मत पूछिए। और बताऊं, एटीएम के भरोसे मत रहिएगा, कैश लेकर जाइएगा, क्योंकि घोड़े वाले, पोनी वाले और ये लोकल साइड वाले आपसे नगद पैसा ही लेंगे, ऑनलाइन नहीं लेंगे। हाँ, आपका पैकेज वाला आपसे ऑनलाइन ले लेगा। श्रीनगर में ऑनलाइन चलेंगे, कहीं कहीं कुछ शॉप्स में भी ऑनलाइन चलते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो जर्नी है, ये माइनस पॉइंट हम बताते बताते अब क्या बताऊं, लेकिन पूरा का पूरा स्पॉट बहुत सुंदर है कश्मीर का। तो चलिए अब हम कश्मीर के बारे में थोड़ा सा अच्छाइयाँ भी बताते हैं और इसके डिटेल के बारे में बताते हैं, ताकि माइनस पॉइंट के साथ साथ प्लस भी बताएंगे तो आपको ये हमारा जो है समरी एपिसोड का पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए आगे हम आपके बीच में अब हम प्लस पॉइंट बताते हैं। फ्रेंड्स, आइए कश्मीर के कुछ बातें ऐसी हैं जिसे मैं बताने का प्रयास करता हूँ। पुराने समय में कश्मीर में नाग नाम का एक राक्षस रहा करता था और उसका बहुत बड़ा आतंक था वहाँ पे। कश्यप मुनि वहीं पर जब गए तपस्या करने तो वो राक्षस बड़ा विघ्न डाल रहा था। फिर देवी सती ने उस राक्षस का वध किया और वध करने के बाद बितस्ता का नाम झेलम है, तो झेलम के रास्ते में उसे बहा दिया गया। इस तरह से इस झेलम नदी का जो ये डल झील है, इसका एक नाम बितस्ता अर्थात झेलम या सतीसर पड़ा और सतीसर से ही बदलकर नाम कश्मीर पड़ गया। कश्मीर का एक और नाम है, कश्यप ऋषि के तपस्थली होने के कारण ये कश्यप मर नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वहाँ पर कश्यप का एक नाम और भी है जिसे कछुआ से भी संबंधित करते हैं, तो कछुओं का झील जिसे डल झील बोलते हैं, तो ये कश्मीर से निकला हुआ एक नाम है। चलिए कश्मीर के बारे में अब मैं ये बताऊंगा आपको कि वहाँ के प्रथम जो नागरिक थे वो कश्यप ऋषि ही थे। कश्यप ऋषि वहाँ तपस्या किए और तपस्या के बाद उन्होंने अपना गुरुकुल बनाया। गुरुकुल बनाने के बाद उन्होंने पूरे कश्मीर को बसाने का काम किया, तो वहाँ के प्रथम राजा कश्यप ऋषि ही रहे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और फिर वर्तमान काल के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। डोगरा वंश के शासक गुलाब सिंह 1822 से 1446 तक यहाँ राज करते रहे और पहली शताब्दी में ये हिंदू धर्म से संबंधित रहा है। और उसके बाद कालांतर में जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो यहाँ पर बौद्ध धर्म भी स्थापित हुआ। 9वीं शताब्दी में हिंदू धर्म का शैव धर्म यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से स्थापित हो चुका था, लेकिन जब बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ तो बौद्ध धर्म यहाँ पर डेवलप हुआ और शैव धर्म वहाँ पे कम हो गया। उसके बाद 13वीं से 15वीं शताब्दी में इस्लाम ने कश्मीर में जड़ी जमानी प्रारंभ कर दी और साथ ही साथ शैव धर्म और बौद्ध धर्म का यहाँ पर पतन हो गया। सुल्तान जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा गया और ये 8वें सुल्तान रहे। कल्हड़ जो एक कवि भी है, उनका एक कविता पाठ है राज तरंगिणी में इसका उल्लेख मिलता है। कश्मीर के भाषा के बारे में अगर हम कहें तो कश्मीर की भाषा कश्मीरी है, जिसमें शारद,
देवनागरी, रोमन और पश्तो भाषाओं का समावेश है। तो इस तरह से ये छोटी सी एक व्याख्या मेरी तरफ से कश्मीर के बारे में रही है। और आइए कुछ नाम और भी बताता हूँ मैं। कश्मीर में एक जगह है गुलमर्ग। गुलमर्ग का नाम पहले गौरी मर्ग था, क्योंकि माता गौरी ने यहाँ पे बड़ी तपस्या किया था, इसलिए उनके नाम से गौरी मर्ग था। लेकिन बाद में वहाँ के एक शासक थे यूसुफ शाह चक, उन्होंने इसका नाम बदलकर गुलमर्ग कर दिया। अब आइए पहलगाम के बारे में बताते हैं। पहलगाम जो है पुहेल और गोम दो शब्दों से मिलकर बना है। पुहेल का मतलब होता है चरवाहा और गोम माने गांव, अर्थात चरवाहों का गांव। तो इस तरह से ये पहलगाम हो गया। पुहेल गोम से ये पहलगाम बन गया और ये श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। सोनमर्ग, जहाँ पे सोनामर्ग, ये गांदरबल जिला में है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर ये सोनमर्ग स्थापित है। और इसके बुग्याल और घास सोने जैसे दिखते हैं, इसलिए सोने के घास का मैदान इसको कहा गया, जिसका नाम सोनामर्ग बाद में सोनमर्ग हुआ। और यहाँ पर सिंध नदी में ट्राउट और मदासिन नाम की मछली बहुतायत में पाई जाती है। यहाँ खूब लोग इस मछली का शिकार करते हैं। तो एक छोटी सी व्याख्या रही है और हमें आना भी था आपके बीच में, इसलिए चलिए ठीक है, आगे अब हम अपने इस कश्मीर ब्लॉग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और फिर किसी नई जगह पर नई ऊर्जा के साथ फिर नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। धन्यवाद। कश्मीर को कुदरत ने दिल खोल के सुंदरता दिया है और इस कश्मीर में आकर हमें बहुत अच्छा लगा। मन में जो डर था वो निकल गया, हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप सभी से भी मेरा निवेदन है कि हमारे भारत का सिरमौर कश्मीर में ज़रूर आएं। और आइए इसके बाद हम अब साउथ का टूर करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। डल झील से अब एयरपोर्ट के लिए डिपार्चर हो रहा है और श्रीनगर का ट्रिप का समापन हम यहीं पर कर रहे हैं। और घाट नंबर 14 पे ये शिकारा हमें ले जाएगी और वहाँ से हम एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। हमारी पूरी जर्नी कश्मीर की बहुत अच्छी रही, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। आप लोग कश्मीर ज़रूर आएं। इन्हीं शब्दों के साथ आइए नई ऊर्जा के साथ नई जगह, नए स्थान को एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।